आप भी सुनते रहिए, ठीक है। आज हम लोग का परिचर्चा का विषय है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सिंधु घाटी सभ्यता से खास तौर से बीए प्रथम सेमेस्टर के साथ साथ अन्य परीक्षाओं में जो भी इतिहास के सिलेबस में है, इसके बगैर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े बगैर हम कुछ भी नहीं जान सकते हैं। आज हम लोग इसी की चर्चा करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, इसका उद्भव, विकास, उसके विभिन्न पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता नाम अलग है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की ही नहीं अपितु विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में एक है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता भारत की नहीं अपितु विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में एक है। इसकी तुलना हम मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो दजला और फ्रात की नदियों पर फैली हुई थी और उनके नदी के क्षेत्रों पर फैली हुई थी, और दूसरा नील नदी घाटी के क्षेत्र में फैले मिस्र की सभ्यता या चीन की सभ्यता से या उससे प्राचीन सभ्यता से करते हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सर्वाधिक प्राचीनतम सभ्यताओं में एक है। यह दुनिया की सर्वाधिक विकसित सभ्यता है। अब हम इसका नाम 1921 से पहले भारत में माना जाता था वैदिक सभ्यता सबसे पुरानी है, लेकिन यह धारणा 1921 में समाप्त हो गई। क्या हो गई? समाप्त हो गई। दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी के द्वारा पहली बार 1921 में सिंधु सभ्यता की खोज की गई। यानी सिंधु सभ्यता के उत्खननकर्ता दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी थे। इससे पहले चार्ल्स मैसन ने इसके बारे में कुछ खोजा था, और कुछ विद्वान कहते हैं जॉन मार्शल इससे पहले काम कर चुका था। लेकिन सिंधु सभ्यता को वास्तविक रूप में लाने का श्रेय दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। अब प्रश्न उठता है, सिंधु सभ्यता का हम नामकरण क्या क्या है, इसके किन किन नामों से जाना जाता है? पहला पॉइंट तो इसको जो है नामकरण क्या है। देखिए, सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जो फैली हुई थी, इसका अधिकांश भूभाग सिंध नदी के किनारे था, इसलिए विद्वानों ने इसका पहला नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता। और दूसरा चीज क्या नाम दिया? 1922 में इस सभ्यता का पहला खोजा गया नगर क्या था? हड़प्पा था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। और तीसरा जो था एक प्रोफेसर ब्रजवासी लाल साहब थे, उन्होंने अपने कहीं शोधों के मार्ग और अमलानंद घोष ने दोनों ने शोधों के स्थान पर यह सिद्ध किया पर कभी किसी समय यहाँ पर राजस्थान के क्षेत्र में एक सरस्वती नदी बहती थी, अब वह विलुप्त हो गई है। इस सभ्यता के अधिकांश क्षेत्र इसी नदी के किनारे थे, इसलिए इसे सरस्वती सभ्यता कहा गया। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न नाम है। पहला सिंधु सभ्यता, दूसरा हड़प्पा सभ्यता, तीसरा सरस्वती सभ्यता। क्लियर है आप लोग को? यस सर। अब हम नामकरण कर लिए, अब हम चलते हैं इसका क्षेत्र कहाँ है। क्षेत्र कहाँ है? अब देखिए, इसके क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता भारत, पाकिस्तान व अफगानिस्तान के क्षेत्र में एक फैली नगरी सभ्यता है। 12,96,000 वर्ग किलोमीटर में यह सभ्यता फैली हुई है, जिसके सबसे उत्तर में चिनाव नदी के तट पर एक मांडा स्थान है, वहाँ मांडा है। सबसे दक्षिण में चले जाइए आप, नासिक के समीप गोदावरी नदी के तट पर एक स्थान है, दैमाबाद है। क्या है? दैमाबाद है। यानी उत्तर में मांडा,
दक्षिण में दैमाबाद। अब पूरब में क्या है? मेरठ में हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर है और इसके साथ साथ पश्चिम में दास नदी के किनारे अफगानिस्तान के भूभाग में सुतकांगडोर है। यानी इसकी चौहद्दी कुछ इस प्रकार है, सबसे उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, सबसे पूरब में आलमगीरपुर, सबसे पश्चिम में सुतकांगडोर और एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई है। 12,96,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यह नगरी सभ्यता। आपने क्षेत्र देख लिया, पहले पर आप खोज देखे, नामकरण जाने, अब इसका क्षेत्र है। अब हम तीसरा चीज जानते हैं, सिंधु सभ्यता का क्या कार्य अवधि क्या थी, लीप क्या थी और सिंधु सभ्यता कितने समय विकसित हुई थी। सिंधु सभ्यता कितने समय विकसित हुई थी, अब हम इसके बारे में जानेंगे। सिंधु सभ्यता के बारे में विद्वानों ने भिन्न भिन्न समय पर काल का निर्धारण किया है और उन विद्वानों में सबसे बड़ा नाम आता है जॉन मार्शल। यद्यपि इसकी लीप अभी पढ़ी नहीं गई है, इतिहासकारों के लिए सबसे बड़ा कठिन काम है सिंधु सभ्यता की लीप का पढ़ाना जाना। जब लीप नहीं पढ़ी गई तो काल निर्धारण करना कठिन काम है। फिर भी विद्वानों ने काल का निर्धारण किया। सबसे बड़े विद्वान जो थे भारतीय पुरातत्ववेत्ता और जिसे महानिदेशक का दर्जा मिला था जॉन मार्शल साहब। और जॉन मार्शल ने अपने विभिन्न शोधों के माध्यम से यह पुष्ट किया 3200 ईस्वी पूर्व से 2800 ईस्वी पूर्व तक ले सिंधु घाटी सभ्यता एक विकास की अवस्था में थी, सक्रिय अवस्था में थी। यानी सिंधु सभ्यता का कार्यकाल 3200 ईस्वी से 2800 ईस्वी पूर्व माना गया। सेकेंड विद्वान है मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर ने जो अपना सिंधु सभ्यता का काल का निर्धारण किया है वह वैदिक ग्रंथों की रचना पर किया था। वेदों की रचना के आधार पर सिंधु सभ्यता का उन्होंने पता लगाया था। इनका मानना था 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता विकसित थी। अब तीसरा जो विद्वान थे उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लिया। उनका नाम है प्रोफेसर डीपी अग्रवाल साहब। उन्होंने कार्बन डेटिंग के माध्यम से किया और कार्बन डेटिंग के माध्यम से इन्होंने दिखाया है सिंधु घाटी सभ्यता 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक फैली हुई थी। यानी आप कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का यद्यपि लीप नहीं पढ़ी गई है, इसका काल का निर्धारण करना कठिन है, लेकिन फिर भी जॉन मार्टिमर व्हीलर और डीपी अग्रवाल जैसे विद्वानों और पुरातत्ववेत्ताओं ने इसका निर्धारण करने की कोशिश किया है। अब हम प्रश्न उठता है सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? यह अक्सर हम लोग चर्चा भूल जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता को लेकर विद्वानों में मतभेद है और ऐसा माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहले निर्माता की बात करें, एक विद्वान हुआ करते थे। उनका नाम है सुनीत कुमार चटर्जी साहब। सुनीत कुमार चटर्जी एक बड़े भाषाविद थे और एक मूलतः बंगाल के रहने वाले थे और इन्होंने अपने शोध और भाषा के आधार पर सिद्ध किया जो द्राविड़ भाषा बोलते थे वही भाषा सिंधुवासी भी बोलते थे। ऐसे में सुनीत कुमार चटर्जी का यह मत लगता है कि गलत सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। कौन थे? सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? द्रविड़ थे। अब इसी के साथ साथ कुछ लोग कहते हैं सिंधु सभ्यता के निर्माता बलूची संस्कृत के लोग हैं और कुछ लोग कहते हैं यह मेसोपोटामिया की सभ्यता से देन है और कुछ लोग कहते हैं जैसे अमलानंद घोष साहब का कहना है। अमलानंद घोष ने कहा है सिंधु सभ्यता के असली निर्माता कर्ता धर्ता भारतीय ही थे। यानी आप कह सकते हैं सिंधु सभ्यता किसकी देन है? मेसोपोटामिया की यदि हम देन माने तो मेसोपोटामिया से ज्यादा प्राचीन सभ्यता है, मेसोपोटामिया से ज्यादा विकसित सभ्यता है। ऐसे में सिंधु सभ्यता का निर्माता मेसोपोटामियाई लोगों को मानना यह तर्कसंगत नहीं होता। और दूसरा चीज कहते हैं सिंधु सभ्यता के निर्माता भाषाविद सुनीत कुमार चटर्जी का मानना है। वो कहते हैं सुनीत कुमार चटर्जी साहब
कि इसके निर्माता द्रविड़ थे, यह भी मत पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता है। और प्रोफेसर अमलानंद घोष का मानना है सिंधु सभ्यता के जो कर्ता धर्ता निर्माता थे वह भारतीय थे, यानी सिंधु सभ्यता के वास्तुकार कौन थे? भारतीय थे, बलूच थे, कि मेसोपोटामियाई लोग थे, कि आप कहीं के थे, जहां के भी रहे हो, या प्रोटोस्टलाइट जो भी हो, यानी सिंधु सभ्यता के या द्रविड़ हो। कौन है सिंधु सभ्यता का निर्माता? इसके बारे में उसकी लीक का न पढ़ा जाना या तर्क, अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग एक परंपरा चली आई है। सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? द्रविड़ थे। मैं कक्षा 10वीं में जब पढ़ता था तो सामाजिक, आप लोग भी पढ़ते थे कक्षा 10 में, सामाजिक विज्ञान में आता था सिंधु घाटी सभ्यता कौन निर्माता थे? हमारे टीचर थे, कहते थे द्रविड़। हम लोग भी कान खोल कर सुन लिए थे, रटते क्लास में चले जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता निर्माता कौन थे? द्रविड़। लेकिन अब आप लोग के साथ उठने बैठने, कुछ पढ़ने की जिज्ञासा हुई, कुछ शिक्षा विभाग में आने के बाद एक छात्र के रूप में आप लोग के साथ सेवा करने में, तो थोड़ा सा कहीं और विस्तार से हम लोग जानने की कोशिश किए। तो ऐसे में सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन है, इस पर मतभेद है। यानी आपने देखा, पहला देखा सिंधु सभ्यता की खोज देखा, दूसरा देखा सिंधु घाटी के विस्तार देख लिया, और तीसरा नामकरण को देख लिया, काल निर्धारण देख लिया, निर्माता देख लिया। 4 बिंदुओं पर हमारी चर्चा हो गई। अब उसकी सभ्यता का स्वरूप क्या था, आज हम लोग उसकी चर्चा करें। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरी सभ्यता। नगर होंगे तो क्या होंगे बेटा? परिवहन के साधन अच्छे होंगे, सड़कें अच्छी होंगे, और बाजार अच्छी होंगी, और क्या होगा? मकान अच्छे तरीके से बने होंगे। यही विशेषता नगर नियोजन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन कैसे था? सड़कें एक दूसरे को किस पर काटते थे? समकोण पर काटते थे। ऐसा उदाहरण कांजोबियर के शहर चंडीगढ़ में देखा जा सकता है। कहाँ देखा जा सकता है? कांजोबियर के शहर चंडीगढ़ में। अब प्रश्न उठता है सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? आप लोग बताएं। और इसकी नगर नियोजन क्या था? यानी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटते थी। आप तो क्लियर हो गया। अब सेकंड चीज है सिंधु सभ्यता के नगर टीलों में विभक्त थे। एक पूर्वी टीला, दूसरा पश्चिमी टीला, और पूर्वी टीला ऊंचाई पर था, पश्चिमी टीला नीचे था। ये भी क्लियर हो गया। और तीसरा चीज है सिंधु सभ्यता से उनका नगर नियोजन में मकान की बनावट क्या है? मकान। सिंधु घाटी सभ्यता के मकान में पकी ईंटों का प्रयोग होता था। उसमें अन्नागार होते थे, स्नानागार होते थे, पुरोहित आवास होते थे, पूजा गृह होता था, और इसके साथ साथ जल निकासी के प्रबंध की उत्तम व्यवस्था का प्रमाण मिलता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन उसकी मूलभूत विशेषता है। अब दूसरा चीज है सिंधु घाटी सभ्यता चूंकि नगरी सभ्यता थी, ऐसे में नगर जहां होंगे वहां व्यापार उत्तमशील होगा। और सिंधु घाटी सभ्यता में प्राचीन भारत से, भारत का मेसोपोटामिया से व्यापार होता था। किससे होता था? मेसोपोटामिया से। वहां के शासक सारगौन का उल्लेख मिलता है, और मेसोपोटामिया में एक काला बोगज कोई अभिलेख मिलता है। वहां से लगता है मेसोपोटामिया और भारत के साथ साथ प्राचीन काल से व्यापार संस्कृत के क्षेत्र में विभिन्न संबंध थे। अब हम यानी सिंधु सभ्यता में व्यापार उन्नतशील था, और मुद्राएं सलखड़ी की बनी होती थी, यानी नगर। अब सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? समाज में भिन्न भिन्न वर्ग थे। सबसे महत्वपूर्ण वर्ग था दार्शनिक वर्ग था, जिसे विद्वान वर्ग कहा गया, जो चिंतन करता था। दूसरा योद्धा वर्ग था, जिसे क्षत्रिय वर्ग कहा जाता है। तीसरा जो था आपका श्रमिक वर्ग था, और चौथा था पुरोहित वर्ग था, और कृषक वर्ग था। यानी इन सब समाज में इनका प्रभाव दिखता है। यानी सामाजिक कुछ संरचना ऐसी थी।
अब सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुद्रा होती थी वह शैलखड़ी धात की बनी होती थी। अपेक्षाकृत लोग किस आकार में बनी होती थी, कई बार बेलनाकार के भी आकार मिलते हैं, त्रिभुजाकार, लेकिन अधिकांश मुद्राएं वर्गाकार होती थी। लोक सेवाओं में कभी कभार सवाल पूछा जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्राएं किस आकार में होती थी, तो आप कहेंगे वर्गाकार। कमीशन इसको सही मानता था, वर्गाकार के आकार में होती थी। यानी इतनी विकसित सभ्यता, इतने बड़े भूभाग पर फैली सभ्यता, इतना जीवन स्तर उच्च सम्मान था, लेकिन ऐसे में वहां का धार्मिक रीति रिवाज क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक रीति रिवाज कैसा था? अब इसके बारे में हम जान सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में बहुदेववाद का प्रचलन था। विभिन्न देवी देवताओं की पूजा और उपासना के साथ मिलते हैं और उनमें मातृ देवी का साथ मिलता है, पशुपत का साथ मिलता है, पीपल का साथ मिलता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुदेववाद में विश्वास करते थे। कहीं मंदिर का प्रमाण नहीं मिला। मोहनजोदड़ो से एक कांसे की नर्तकी मिलती है, वहीं पर एक महिला एक कला पूजा करते हुए साक्ष्य दिखाई दिया है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुदेववाद में विश्वास रखते थे। अब इतनी अच्छी सभ्यता, इतनी विकसित सभ्यता, जहाँ का जनजीवन एकदम उन्नतशील था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में प्रशासनिक स्वरूप कैसा था? अधिकांश विद्वानों ने कहा यहाँ राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों राजधानियों के बारे में प्रमाण मिलता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ इसकी आधारभूत विशेषताएं हैं। अब वहाँ अंत्येष्टि पद्धतियों का भी उल्लेख मिलता, पूर्ण अंत्येष्टि, पूर्ण समाधि का, आंशिक समाधि का, दाह संस्कार विधियों का भी वर्णन मिलता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में समाधि का यानी इस प्रकार का अंत्येष्टि पद्धतियों का भी उल्लेख। और लोथल एक ऐसा शहर है गुजरात में, भोगवा नदी के तट पर है, जहाँ पर सती प्रथा का साथ मिला। एक पति और पत्नी को एक साथ दफनाने का साथ मिला। आज से कभी पूछा जा सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर है जहां पर सती प्रथा का प्रमाण मिला है? आप कहेंगे लोथल। कहाँ है? लोथल। आप प्रश्नता है इतनी विकसित सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ? कुछ विद्वान मानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए सबसे बड़ा कारण क्या है? बाढ़ है। लेकिन यह कथन पूरी तरह से नहीं। सभी शहर नदियों के किनारे नहीं स्थित है। ऐसे में बाढ़ को कहना यह गलत होगा। क्या होगा? गलत होगा। आप दूसरे विद्वान कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ है विदेशी अथवा आर्यों के आक्रमण से होता है। एक इतिहासकार हैं गार्डन चाइल्ड साहब। गार्डन चाइल्ड का मत है सिंधु सभ्यता का पतन विदेशियों के आक्रमण, आर्यों के आक्रमण से हुआ। यह भी कथन पूरी तरह सत्य नहीं लगता है। और एक विद्वान है अमेरिकी प्रोफेसर पुरातत्ववेत्ता डेल्स महोदय। डेल्स का कहना है सिंधु सभ्यता का पतन महामारी से होता है। महामारी यह जैसे आज कोरोना महामारी है, ऐसे में इसको भी पूरी तरह विद्वानों ने खारिज कर दिया कि पूरी तरह सही नहीं था। अब अमलानंद घोष ने कहा है सिंधु सभ्यता का परिवर्तन रावी और झेलम नदियों के जो प्रवाह की दिशा में परिवर्तन होने से उनका वहां का स्वरूप बदल गया। ऐसे में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। प्रोफेसर अमलानंद घोष साहब का मानना था। और इसके साथ साथ और भी कुछ विद्वान लोग कुछ विद्वान लोग अपने विचारों के आधार पर ऐसा सिद्ध करते हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए आक्रमण, बाढ़, महामारी और इसके साथ साथ जलवायु परिवर्तन के साथ साथ विदेशी आक्रमण को भी लोग मानते हैं। अब हम प्रश्नता सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ है उसके पीछे एक नहीं कई परिस्थितियां उत्तरदायी हैं जिन्होंने सिंधु सभ्यता के बारे में जिनको उसकी मूलभूत जो आधारभूत सुविधाएं थी उनको परिवर्तित किया। इससे सिंधु सभ्यता का स्वरूप बदला, न कि पतित हुई। आज सिंधु सभ्यता आर्यों के द्वारा विकसित वैदिक सभ्यता के उनकी कृषि व्यवस्था, उनकी व्यापार की पद्धति, सारी पद्धतियों का उल्लेख मिलता। सिंधु सभ्यता का स्वरूप बदला है, पूरी तरह पतित नहीं हुआ है यह सिंधु सभ्यता। ठीक है।